नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करते हैं कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय 3 की धातु और अधातु। इसके पार्ट 2 पढ़ दिए थे हमने। तीसरे पार्ट और अंतिम पार्ट की बात करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है क्षय क्षारण। ये वैसे हमने पीछे पढ़ लिया है, फिर भी एक बार और पढ़ते हैं। क्षय क्षारण या कोरेजन। यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। जब कोई धातु किसी अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उस धातु का क्षय या ह्रास हो जाता है। इस प्रक्रिया को कोरेजन कहते हैं। यानी कोई भी धातु है, अम्ल है, क्षार है, नमी है, आर्द्रता है, इनके संपर्क में आने से उस धातु का ह्रास होता है, क्षय होती है, नष्ट होती है। इस प्रक्रिया को क्षय क्षारण कहते हैं। जैसे खुली वायु में सिल्वर यानी चांदी है वो काली हो जाती है, क्योंकि सिल्वर वायु की उपस्थिति में सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है, यानी चांदी का काला पड़ना। नेक्स्ट है दूसरा उदाहरण, कॉपर या तांबा पर वायु में हरे रंग की परत चढ़ जाती है, क्योंकि कॉपर वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। इसके कारण चांदी का कलर है, तांबे का जो कलर है वो हरा या मटमैला हो जाता है। क्षय क्षारण के उपाय क्या है? इससे हम कैसे बच सकते हैं? किसी धातुओं की सुरक्षा कैसे की जा सकती है? देखिए, उपाय पेंट करके, तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर, यानी धातुओं को किसी न किसी पदार्थ से लेपित कर दिया जाता है, लेप कर दिया जाता है। चाहे तेल से करें, चाहे पेंट से करें, चाहे ग्रीस से करें। नेक्स्ट है क्रोमियम लेपन। क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है, उससे भी बचाया जा सकता है। एनोडीकरण से भी परत चढ़ा दी जाती है, उससे बचाया जा सकता है। फिर यशद लेपन लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक जेडन की परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है। यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसको यशद लेपन कहते हैं। जिंक या बलिदानी धातु सेक्रीफाइस मेटल कहलाती है। देखिए, शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है, उसे कठोर बनाने के लिए लोहे में कार्बन की मात्रा 0.05% मिलाया जाता है। यानी शुद्ध लोहा होता है, वो बहुत नरम होता है, इसलिए उससे विभिन्न प्रकार के जो इक्विपमेंट बनाए जाते हैं वो बनाने पर कमज़ोर होते हैं। इसलिए उसको कठोर बनाने के लिए उसको मिश्र धातु में कन्वर्ट किया जाता है, या उसमें यूँ कहें कि कार्बन है वो मिलाया जाता है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील या इस्पात। इसमें लोहा प्लस निकल प्लस क्रोमियम, यानी लोहे के अंदर निकल की मात्रा मिलाई जाती है, क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है, और ये मिलाने पर जो मिश्र धातु बनती है उसको स्टेनलेस स्टील या इस्पात कहते हैं। इस पर जंग नहीं लगता है। फिर मिश्र धातु। देखो, मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के
सामांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण पीतल है, कांसा है, सोल्डर है। यानी मिश्र धातु जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं का एक सामांगी मिश्रण होता है उसको मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल जिसमें तांबा और जस्ता मिलाकर बनाया जाता है। जैसे कांसा जिसमें तांबा और टिन एसन मिलाया जाता है। नेक्स्ट है सोल्डर जिसमें सीसा और टिन एसन मिलाया जाता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। वेल्डिंग के लिए किया जाता है। सोल्डर जो मिश्र धातु बनाई जाती है वो सीसा और टिन से मिलाकर बनाई जाती है। इसका गलनांक बहुत कम होता है। इसको सोल्डरिंग मेटल भी कहते हैं। ये दो धातुओं को मध्य में जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। अब नोट कुछ सामान्य जानकारी है। शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। 24 कैरेट सोना काफ़ी नरम होता है। इसे आभूषण नहीं बनाए जा सकते। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबे की मात्रा मिलाई जाती है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। 22 कैरेट सोना जिसमें 22 भाग शुद्ध सोना होता है, 2 भाग चांदी या तांबा होता है। तो ये था तीसरा पार्ट इसका। और अंतिम पार्ट कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक बार इनको हम जल्दी जल्दी टैली मार लेते हैं। सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। ग्रेफाइट होता है विद्युत का कुचालक। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? आयोडीन। सबसे अधिक सक्रिय धातु है। हमने पीछे सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी, इस लेसन में भी और पीछे वाले लेसन में भी। तो सक्रियता श्रेणी को देखिए उठा करके, तो पोटेशियम सबसे सक्रिय धातु है। मरकरी का अयस्क है, हमने पीछे पढ़ा था कि बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है ये, सिनेबार। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा है? तो ये भी हमने पीछे पढ़ा था कि सोना है, जिसमें आघात वर्धनीयता का गुण है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक हैं जो आयनों से मिलकर बनता है? तो ये CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है। नेक्स्ट है, लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? तो फेरिक का ऑक्साइड बनता है, Fe2O3। कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है? तो चांदी है वो सबसे अच्छी चालक है। धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये भी हमने पीछे पढ़ा था। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? ये अभी पढ़ा है हमने इसी पार्ट में कि स्टील में कार्बन का प्रतिशत है वो 0.05% होता है। उभयधर्मी धातु ऑक्साइड के दो उदाहरण, तो उभयधर्मी धातु ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड। उभयधर्मी जिनमें अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण हैं वो उपस्थित होते हैं। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, जो कार्बन का अपरूप होता है। नेक्स्ट है, पीतल मिश्र धातु में कौन सी धातुएं होती है? तो पीतल के अंदर 2 धातुएं होती है, एक कॉपर और दूसरा जिंक। अमलगम किसे कहते हैं? तो मिश्र धातु में
कोई एक धातु पारा हो तो उस मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। यानी कोई भी मिश्र धातु जब बनाई जाती है और मिश्र धातु के अंदर दो या दो से अधिक धातुएं होती है, यदि उसमें एक धातु पारा हो तो वो अमलगम कहलाता है। पारा और चांदी का मिश्रण जो दंत चिकित्सा में दांतों को भरने के लिए किया जाता है, दांतों को भरने के लिए। यशद लेपन क्या होता है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जेडन की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया यशद लेपन कहलाती है। यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जो जेडन की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं। सबसे कम 4 क्रियाशील धातुएं जो बहुत कम क्रियाशील होती है, तो कॉपर है, पारा है, चांदी है, सोना है। ये बहुत कम क्रियाशील धातुएं हैं, इसीलिए सक्रियता श्रेणी में सबसे डाउन में इनका नाम लिखा गया है। नेक्स्ट है एक्वा रेजिया क्या है? तो एक्वा रेजिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का 3 और 1 का अनुपात का मिश्रण है। ये द्रव अवस्था में होता है, प्रबल से क्षारक होता है। ये सोना और प्लेटिनम को अपने साथ डाइल्यूट कर लेता है। 3:1 के अनुपात में जो विलयन बनता है, सोने को और प्लेटिनम को अपने साथ घोल सकता है। इस विशेष गुणधर्म इसमें पाया जाता है, इसलिए इसको एक्वा रेजिया कहते हैं। नेक्स्ट, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया का एक उदाहरण अभिक्रिया सहित समझाइए। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातुओं की ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील हैं, धातु हाइड्रोक्साइड देती है, किंतु सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। पोटेशियम अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोक्साइड देती है, सोडियम अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोक्साइड देती है। ये दोनों ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं, क्योंकि अभिक्रिया के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जल से अभिक्रिया कर सतह पर तैरने लग जाती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी देती है। नेक्स्ट है, किन्हीं 4 अधातुओं के नाम लिखिए। किन्हीं 4 अधातु कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये अधातु हैं। फिर है धर्मित यानी थर्मिट अभिक्रिया है। क्या होती है? उदाहरण सहित समझाइए। आयरन के ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करवाई जाती है तो Fe + Al2O3 प्लस ऊष्मा बनती है। इस अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी व मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को धर्मित अभिक्रिया या थर्मिट रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट, धातु का विद्युत अपघटनी परिष्करण नामांकित चित्र सहित समझाइए। देखिए,
विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि को हमने पीछे पढ़ लिया है। यदि जिसने भी ये नहीं पढ़ा है वो इसी अध्याय के वीडियो पार्ट नंबर 2 को देखें। 2 में हमने इसको बड़े डिटेल से पढ़ा है कि एक शुद्ध धातु है वो किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। वीडियो 2 अध्याय 3 का 3 वीडियो हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो पार्ट 2 के अंदर हमने इसको बड़े डिटेल से पढ़ा है, तो आप पार्ट 2 के वीडियो को देखें। नेक्स्ट है चांदी पर काले रंग की परत क्यों जम जाती है। ये जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि खुली वायु में चांदी काली हो जाती है क्योंकि सिल्वर या चांदी वायु की उपस्थिति में सल्फर से अभिक्रिया करके Ag2S सिल्वर सल्फाइड बना लेती है और ये काले रंग की परत होती है। फिर है निस्तापन और भर्जन। भर्जन और निस्तापन में अंतर, यह क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। यदि ये परिभाषा 1 या 2 नंबर में पूछी जाती है तो हमें केवल परिभाषा लिखनी है। यदि क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है तो हमें इसी प्रकार इसी इंडेक्स के माध्यम से तुलनात्मक स्टडी करनी है इसकी। भर्जन, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। इसमें अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में या वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। यह सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि ये कार्बोनेट, इसमें सल्फाइड अयस्क के लिए, जबकि ये कार्बोनेट के लिए। इस विधि में अयस्क ऑक्सीकृत होता है। इस विधि में अयस्कों का निर्जलीकरण हो जाता है और स्पंद की तरह, यानी इसमें ऑक्सीकृत होता है जबकि इसमें निर्जलीकरण यानी H2O बाहर निकलता है। इसमें निस्तापन से अधिक ताप की आवश्यकता होती है, जबकि निस्तापन में भर्जन के मुकाबले कम ताप की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। Zn को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो ZnO जिंक का ऑक्साइड बनता है और सल्फाइड के रूप में ये बाहर निकल जाता है और फिर ZnO बचता है, यानी ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाता है। इसको अधिक ताप पर जब गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बाहर निकल जाती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसके बाद है आयनिक यौगिकों के कोई 4 गुणधर्म लिखिए। आयनिक यौगिकों को भी हमने वीडियो नंबर 2 में बड़े डिटेल से पढ़ लिया है, तो आप वीडियो 2 को ओपन करके वहाँ देखें आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। उस वीडियो में हमने बात की थी कि आयनिक यौगिकों में बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। आयनिक यौगिकों के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। यहाँ हम केवल वापस क्वेश्चनों की बात करेंगे। आयनिक यौगिक हैं वो भंगुर प्रकृति के क्यों होते हैं, इसका आंसर इसमें पीछे हमने पढ़ लिया, इसमें आपको देना है। आयनिक यौगिकों के मध्य कौन सा आकर्षण बल पाया जाता है। आयनिक यौगिकों के गलनांक और कवतनांक उच्च क्यों होते हैं। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं जबकि केरोसिन व पेट्रोलियम में घुलनशील नहीं होते हैं। आयनिक यौगिक विलयन के रूप में विद्युत की चालकता प्रदर्शित करते हैं जबकि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ये समस्त प्रकार के क्वेश्चन हैं इसमें बनते हैं। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत कम पूछा जाता है कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म लिखिए। तो ये था अध्याय 3 धातु और अधातु और इनके गुणधर्म। इसके बाद हम बात करेंगे अध्याय 4 की नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए इसी के साथ, देखते रहिए
नए नए वीडियो, और आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।